सामाजिक विज्ञान, नागरिक शास्त्र, अध्याय 4 जाति, धर्म और लैंगिक मसले। जाति, धर्म और लैंगिक मसले। जाति, धर्म और लैंगिक मसले। श्रम का लैंगिक विभाजन। श्रम का लैंगिक विभाजन काम के बंटवारे का वह तरीका श्रम का लैंगिक विभाजन काम के बंटवारे का वह तरीका जिसमें घर के अंदर सारे काम परिवार की औरतें करती हैं, श्रम का लैंगिक विभाजन कहलाता है। मतलब हमारे समाज की एक मानसिकता है। मानसिकता क्या है कि समाज के अंदर जितने भी काम होंगे वो सारे के सारे काम घर की औरतों के द्वारा किए जाएंगे। समाज के अंदर घर के जो काम होंगे, जैसे खाना बनाना, झाड़ू चौका, बर्तन, कपड़े धोना, ये सारे के सारे काम घर की औरतों के द्वारा किए जाएंगे, सारे के सारे काम। तो काम के बंटवारे का वह तरीका जिसमें घर के अंदर सारे काम परिवार की औरतें करती हैं, श्रम का लैंगिक विभाजन कहलाता है। श्रम का लैंगिक विभाजन कहलाता है। श्रम के लैंगिक विभाजन एक प्रणाली जिसमें घर के अंदर के सभी काम परिवार की महिलाओं द्वारा किया जाता है, जबकि पुरुषों से उम्मीद की जाती है कि वो पैसा कमाने के लिए घर से बाहर काम करें। मतलब श्रम के लैंगिक विभाजन में एक प्रणाली जिसके अंदर घर के अंदर के सभी काम पर परिवार की महिलाओं द्वारा निर्धारित किया जाता है, परिवार की महिलाओं द्वारा काम किया जाएगा, जबकि बाहर के जितने भी काम होंगे वो पुरुष से उम्मीद लगाई जाती है कि घर के बाहर जा करके वो क्या करे, पैसा कमा करके ले करके आए। इस पर आधारित होता। यह अवधारणा जैविक बनावट नहीं बल्कि सामाजिक अपेक्षाओं और रूढ़िवादों पर आधारित है। यह जो बनावट है ये जैविक बनावट नहीं। जैविक बनावट का मतलब होता है बायोलॉजिकल नहीं है, मतलब प्रकृति के द्वारा निर्धारित नहीं है, बल्कि ये सामाजिक अपेक्षाओं, समाज के हिसाब से और रूढ़िवादी रीति रिवाजों के आधार पर तय कर दिया गया कि हाँ भाई, घर का जितना भी काम होगा वो सारी औरतें करेंगी और घर के बाहर का काम, पैसा कमाने का काम पुरुषों के द्वारा किया जाएगा। नारी और नर यानी महिला और पुरुष के लिए एक समान अधिकारों की मांग करना या नारी सशक्तिकरण की मांग करना नारीवाद कहलाता है। नारीवाद का मतलब क्या है? नारीवाद नारी और नर यानी महिला एवं पुरुषों के लिए एक समान अधिकारों की मांग करना, नारी सशक्तिकरण की मांग करना, ये क्या कहलाता है? नारीवाद कहलाता है। कुछ नारीवाद आंदोलन शुरू किए गए। नारीवाद आंदोलन महिलाओं के राजनीतिक और वैधानिक दर्जे को ऊंचा उठाने, उनके लिए शिक्षा और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने की मांग और उनके व्यक्तिगत एवं पारिवारिक जीवन में बराबरी करने की मांग करने वाले आंदोलन को नारीवाद आंदोलन कहा जाता है। क्या कह रहा है? महिलाओं को राजनीतिक वैधानिक दर्जे को यानी महिलाओं को राजनीति में भी आने के लिए, वैधानिक कानूनी रूप से दर्जा ऊंचा उठाने के लिए और उनके लिए शिक्षा रोजगार के अवसरों को बढ़ाने की मांग और उनके व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में बराबरी की मांग करने यानी पुरुषों के बराबरी करने की मांग करने वाले आंदोलन को नारीवाद आंदोलन के नाम से जाना जाता है। लैंगिक असमानता के कारण क्या है? तो साक्षरता दर, जिसके अंदर आता है साक्षरता दर यानी देश के अंदर पढ़े लिखे लोगों की जनसंख्या, जहां पर पुरुष देश के अंदर 82% साक्षर अर्थात शिक्षित है, पढ़े लिखे हैं, वहीं पर देश के अंदर महिलाएं क्या है, केवल 65% ही क्या है, साक्षर है। यानी पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की साक्षरता दर बहुत ही क्या है, कम है। नौकरियाँ, उच्च पदों की नौकरियों में महिलाओं का प्रतिशत बहुत कम है, क्योंकि कुछ लड़कियों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, कुछ ही लड़कियों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, बाकी लड़कियों को नहीं किया जाता है। इसलिए उच्च पदों की नौकरियों में महिलाओं का प्रतिशत बहुत ही कम है, क्योंकि कुछ ही लड़कियों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
मजदूरी मजदूरी समान मजदूरी अधिकतम अधिनियम लागू होने के बावजूद भी मजदूरी अधिनियम लागू होने के बावजूद भी खेल, सिनेमा, कृषि और निर्माण आदि कार्य में महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम वेतन दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे सेक्टर क्षेत्र हैं जिसके अंदर इसमें बता रहे हैं भाई, खेल हो गया, सिनेमा हो गया, खेल हो गया, सिनेमा हो गया, कृषि, विनिर्माण कार्य आदि में पुरुषों को इन सब कार्यों को करने से ज़्यादा मजदूरी मिलती है, वहीं महिलाओं को इन सब कार्यों में कम मजदूरी दी जाती है। हालांकि देश के अंदर समान मजदूरी अधिनियम लागू हो चुका है, उसके बावजूद भी ऐसा भेदभाव महिलाओं के साथ किया जाता है। लिंग अनुपात भारत के अनेक हिस्सों में माँ बाप को सिर्फ लड़के की क्या होती है, चाह होती है। कुछ राज्य इसके अंदर आ जाते हैं, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, इन राज्यों के अंदर जो लिंग अनुपात बहुत ही कम है। यहाँ पर लिंग अनुपात इसलिए कम है क्योंकि यहाँ सब राज्यों के अंदर क्या होता है, गर्भपात करवा दिया जाता है। इसकी वजह से यहाँ पर लिंग अनुपात बहुत ही ज़्यादा क्या है, कम है। लिंग अनुपात होता क्या है? लिंग अनुपात का मतलब है प्रति 1000 लड़के पर लड़कियों की संख्या, प्रति 1000 लड़के पर लड़कियों की संख्या लिंग अनुपात कहलाता है। प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या लिंग अनुपात कहलाता है। सामाजिक महिलाओं को लेकर सामाजिक बुराई क्या है? विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं, विशेषकर रूप से कह रहे हैं कि सभी शहरी क्षेत्र जो है वो महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। क्यों नहीं सुरक्षित? क्योंकि यहाँ छेड़खानी हो रहा है, दहेज का मामला है, एवं उत्पीड़न आम बात हो गया है। ये सामाजिक बुराइयों में क्या होते हैं, आप शामिल होते हैं, जो महिलाओं के लिए अच्छा नहीं है। प्रतिनिधित्व भारत में महिलाओं का प्रतिनिधित्व विधानसभा में 5 है। भारत में महिलाओं का प्रतिनिधित्व विधानसभा में 5, जो कि आज वर्तमान टाइम पर प्रतिनिधित्व जो है यानी राजनीति में भागीदारी वर्तमान में 33% के आसपास में कर दी गई है। 33% के आसपास में कर दी गई है, यानी विधानसभा लोकसभा के अंदर 33% महिलाओं को लोकसभा या विधानसभा के टिकट क्या किए जाएंगे, चुनाव के टिकट क्या किए जाएंगे, दिए जाएंगे। पितृ प्रधान का मतलब है भारत में अभी भी पितृ प्रधानता को क्या किया जाता है, अपनाया जाता है। पितृ प्रधान का मतलब यानी किसी बच्चे की जो पहचान होती है उसके पिता के नाम पर होती है, पिता के नाम। इसका शाब्दिक अर्थ तो पिता का शासन है, पर इस पद का प्रयोग महिलाओं की तुलना में पुरुष ज़्यादा महत्व करते हैं। ज़्यादा शक्ति देने वाली व्यवस्था के लिए भी किया जाता है पितृ प्रधान। हमारा समाज एक पितृ प्रधान देश है, पितृ प्रधान मतलब देश एक बच्चे की जो पहचान होती है वो पिता के नाम पर क्या की जाती है, पहचान की जाती है, पिता के नाम पर पहचान की जाती है। धर्म, सांप्रदायिक और राजनीति। धर्म के नाम पर भेदभाव क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष शासन, जैसा पता है सबको कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष देश का मतलब यहाँ पर सभी धर्मों के लोग आपस में एक साथ रह सकते हैं। हर कोई अपने अपने धर्म के हिसाब से क्या करेगा, पूजा पाठ अर्चना करेगा, कोई भी किसी के धर्म में दखल नहीं देगा। जैसे बोला जाता है धर्मनिरपेक्ष देश। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश जहाँ सभी धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, जैन, सभी धर्मों के लोग भारत के अंदर रहते हैं और हर कोई अपने तौर तरीके से काम करता है, धर्मनिरपेक्ष शासन राज्य राजनीति या किसी गैर धार्मिक मामले में धर्म को दूर रखे तथा सरकार धर्म के आधार पर किसी से भी भेदभाव नहीं कर सकती है। भारतीय राज्य ने किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार नहीं किया। यानी किसी भी, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर किसी भी धर्म को ये नहीं बताया कि जब भारत एक ऐसा धार्मिक देश है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि किसी या हिंदू धर्म को सपोर्ट कर रहा है या फिर सिखिज्म को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, किसी एक धर्म को सपोर्ट नहीं कर रहा है, बल्कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश में आता है, धर्मनिरपेक्ष देश होता है। जैसे कि भारतीय राज्य ने किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार नहीं किया, लेकिन वहीं पर कुछ कंट्रियाँ ऐसी है जहाँ कुछ देश ऐसे हैं जो अपने आप को एक धार्मिक देश के रूप में क्या कर चुके हैं,
अंगीकार कर चुके हैं यानी दिखा चुके हैं। जैसे श्रीलंका अपने आप को बोलते हैं हम बौद्धिस्ट हैं। पाकिस्तान पूरी तरीके से इस्लामिक है। वहीं इंग्लैंड पूरी तरीके से ईसाई धर्म है, ईसाई धर्म को क्या करता अपनाता है। भारत का संविधान किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता। भारत का जो संविधान है किसी भी विशेष धर्म को दर्जा नहीं देता। वहीं पर कुछ श्रीलंका, पाकिस्तान, इंग्लैंड, ये ऐसे देश हैं जो अपने आप को एक विशेष धर्म के रूप में क्या कर चुके हैं, अंगीकार कर चुके हैं, दिखा चुके हैं कि हाँ भाई हमारा देश इस्लामिक है, या हमारा देश पूरी तरीके से क्रिश्चियनिटी पर आता है, हमारा देश पूरी तरीके से बौद्धिज्म है पूरी तरीके। लेकिन भारत के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश में से आता है, यानी किसी भी धर्म को एक विशेष दर्जा नहीं दिया गया है। किसी भी धर्म को एक विशेष दर्जा नहीं दिया गया है। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश आता है। संविधान सभी नागरिकों और समुदायों को किसी भी धर्म का पालन करने और प्रचार करने का आज़ादी देता है। संविधान धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी भी तरह के भेदभाव को अवैधानिक घोषित करता है। यानी किसी भी भेदभाव को धर्म के नाम पर कोई भी क्या किया, धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव होता है तो वो संविधान में अवैधानिक है, यानी गैर कानूनी कार्य है। धर्म को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता, ऐसा महात्मा गांधी ने ऐसा क्यों कहा। महात्मा गांधी ने ऐसा क्यों कहा कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। गांधी जी के अनुसार धर्म हिंदू धर्म या इस्लामिक जैसे किसी भी धर्म विशेष से संबंधित नहीं था, लेकिन उनके नैतिक मूल्य जो सभी धर्मों को सूचित करते हैं राजनीतिक धर्म से लिए गए नैतिक मूल्यों द्वारा निर्देशित होना चाहिए। यानी उनका किसी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी एक धर्म से नहीं था, बल्कि इसका कहना था राजनीतिक मूल्यों से था। धर्म कहने का मतलब उनका राजनीतिक मूल्यों से था। पारिवारिक कानून, विवाह, तलाक, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे परिवार से जुड़े मामले सारे के सारे पारिवारिक कानून, संबंधित कानून बनाए जाते हैं। सांप्रदायिकता क्या होती है? सांप्रदायिकता क्या है? सांप्रदायिकता क्या है? सांप्रदायिकता एक शब्द है जिसका उपयोग दक्षिण एशिया में धार्मिक या जातीय पहचान के निर्माण के प्रयासों को निरूपित करने के लिए किया गया है, जो विभिन्न समुदायों के रूप में पहचाने गए लोगों के बीच संघर्ष और उन समूह के बीच सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा देने के लिए उकसाता है। वो सांप्रदायिकता क्या करता है, कहलाता है। सांप्रदायिकता का मतलब ये है कि भाई मान लो देश के अंदर कई धर्म के क्या कर रहे हैं लोग रह रहे हैं और उनके बीच में आपस में किसी धार्मिक मतभेद हो, कोई किसी भी बात को लेकर के धार्मिक क्या हो रहा है, मतभेद हो रहा है, धार्मिक मतभेद। अब यहाँ का जो प्रशासन है वो प्रशासन भी उन्हीं धार्मिक मतभेद हो रहा है और वो किसी एक ही धर्म को क्या करे, सपोर्ट करे, यानी उनके बीच में झगड़ा ना सुलझा करके किसी एक ही धर्म को क्या करे, प्रमोट करे। तो वो क्या कहलाता बन जाता है, सांप्रदायिकता की स्थिति क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। सांप्रदायिक राजनीति क्या है? सांप्रदायिकता एक विचारधारा है जिसके अनुसार कोई समाज भिन्न भिन्न हितों से युक्त विभिन्न धार्मिक समुदाय में विभाजित होता है। सांप्रदायिकता से तात्पर्य उस संकीर्ण मनोवृत्ति से है जो धर्म और संप्रदाय के नाम पर पूरे समाज तथा राष्ट्र के व्यापक हितों के विरुद्ध व्यक्ति को केवल अपने व्यक्तित्व धर्म के हितों को प्रोत्साहित करने या उन्हें संरक्षण देने की भावना को क्या करता है, महत्व देता है। यानी क्या करता है, सांप्रदायिकता से तात्पर्य संकीर्ण मनोवृत्ति, यानी आपका दिमाग क्या है, छोटी प्रवृत्ति क्या, छोटी सोच है, जो धर्म और संप्रदाय के नाम पर पूरे समाज तथा राष्ट्र को व्यापक हितों के विरुद्ध व्यक्ति को केवल अपने व्यक्तिगत धर्म के बारे में ही दिखाई देता है और अपने ही धर्म को क्या करता है, महत्व देता है, दूसरे धर्म को महत्व नहीं देता है, दूसरे धर्म को बुरा भला कहता है। एक समुदाय या धर्म के लोगों द्वारा दूसरे समुदाय या धर्म के विरुद्ध किए जाने वाले शत्रुभाव यानी झगड़े की भाव को सांप्रदायिकता के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। यह एक ऐसी विचारधारा प्रतिनिधित्व करती है जिसमें सांप्रदायिकता को आधार बनाकर राजनीतिक हितों को पूर्ति की जाती है और जिसमें सांप्रदायिक विचारधारा को विशेष परिणाम के रूप में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं होती हैं। सांप्रदायिकता में नकारात्मकता एवं सकारात्मकता दोनों ही पक्ष क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं। नकारात्मक और सकारात्मक विद्यमान होते हैं। सकारात्मक पक्ष किसी व्यक्ति द्वारा अपने समुदाय के उत्थान के लिए किए गए सामाजिक
और आर्थिक प्रयासों में क्या होता है, शामिल होता है। वहीं दूसरी तरफ इसके नकारात्मक पक्ष को एक विचारधारा के रूप में देखा जाता है जो अन्य समूहों से अलग एक धार्मिक पहचान पर जोर देता है, जिसमें दूसरे समूहों के हितों को नज़रअंदाज कर पहले अपने स्वयं के हितों की पूर्ति करने की प्रवृत्ति देखी जाती है। ये सांप्रदायिकता है, जहाँ खुद के बारे में, खुद के अपने धर्म के बारे में सोचा, दूसरे धर्म के बारे में नहीं सोचा जा रहा। भारतीय संदर्भ में सांप्रदायिकता का विकास। भारतीय संदर्भ में सांप्रदायिकता का विकास। भारत में सांप्रदायिकता के वर्तमान स्वरूप के जड़ें अंग्रेजों के आगमन के साथ ही भारतीय समाज में स्थापित हुई। यानी जब अंग्रेज आए, औपनिवेशिक का शासन का क्या हुआ, शुरुआत हुआ, उसी दौरान ही सांप्रदायिकता की स्थिति उत्पन्न होने लग गई। यह उपनिवेशवाद का प्रभाव था, इसके खिलाफ उत्पन्न संघर्ष की आवश्यकता का प्रतिफल था। वर्ष 1947 में भारत का विभाजन हुआ। हालांकि यह विभाजन स्वतंत्रता के बाद हुआ, परंतु इसका आधार तैयार करने में जहां सामाजिक राजनीतिक कारण मुख्य रूप से उत्तरदायी थे, तो वहीं पर सांप्रदायिक कारण भी समान रूप से क्या थे, विद्यमान थे। यानी सांप्रदायिकता के कारण देश का क्या हुआ, विभाजन हुआ। जहाँ हिंदू मुस्लिम करके देश का क्या किया गया, विभाजन किया गया। सांप्रदायिक राजनीति के विभिन्न स्वरूप कैसे हैं? सांप्रदायिक राजनीति के विभिन्न स्वरूप कैसे हैं? सांप्रदायिक राजनीति के विभिन्न स्वरूप कट्टरपंथी विचारधारा के क्या होते हैं, लोग पाए जाते हैं। इसके अंदर धार्मिक आधार पर मतों का ध्रुवीकरण होता है, यानी धर्म के आधार पर वोट डाले जाते हैं। धर्म के आधार पर लोगों को चुनाव में प्रत्याशी घोषित किया जाता है। धर्म के आधार पर नेता चुना जाता है। सांप्रदायिक हिंसा और खून खराबा होता है, यानी झगड़ा लड़ाई मारपीट होती है। सांप्रदायिक दिशा में राजनीति का गतिशीलता होती है। राजनीति भी सांप्रदायिक हितों के बारे में ही चली जाती है। सांप्रदायिकता के आधार पर राजनीतिक दलों का अलग अलग खेमों में बढ़ जाना होता है, जैसे कि आयरलैंड में नेशनलिस्ट और यूनियनिस्ट पार्टी का क्या हुआ, विभाजन हुआ। सांप्रदायिकता को दूर करने की विधियाँ, यानी सांप्रदायिकता फैली हुई है, सांप्रदायिकता को कैसे ख़त्म किया जा सकता है? शिक्षा के द्वारा, प्रचार के द्वारा। शिक्षा के पाठ्यक्रम में सभी धर्मों की अच्छा है बताया जाए और विद्यार्थियों को सहिष्णुता एवं सभी धर्मों के प्रति आदर भाव क्या किया जाए, सिखाया जाए। प्रचार के द्वारा, समाचार, रेडियो, टेलीविज़न आदि के द्वारा धार्मिक सहिष्णुता की शिक्षा दी जाए, सभी लोगों को शिक्षा दी जाए, जिससे के द्वारा सांप्रदायिकता को दूर किया जा सकता है। सांप्रदायिकता को दूर किया जा सकता है। धर्मनिरपेक्षता मैं बता चुका हूँ। धर्मनिरपेक्षता एक ऐसा देश जहाँ पर, एक ऐसा जगह, राज्य या देश जहाँ पर किसी विशेष धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा, बल्कि सभी धर्मों को मानने वाले लोगों को अब आज़ादी से रहने का क्या होता है, अधिकार होता है। ऐसे व्यवस्था जिसमें राज्य अपना कोई धर्म नहीं होता, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं, सभी धर्मों को एक समान महत्व दिया जाता है तथा नागरिकों को किसी भी विशेष धर्म को अपनाने की क्या होती है, आज़ादी होती है। धर्मनिरपेक्ष शासन कैसा होता है? धर्मनिरपेक्ष शासन, भारत का संविधान किसी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता है। किसी भी धर्म का पालन करने और प्रचार करने की आज़ादी होती है। धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी भी तरह के भेदभाव को अवैधानिक घोषित कर दिया जाता है, यानी गैर कानूनी होता है। संविधान को धार्मिक मामलों में दखल देने का अधिकार होता है। संविधान में किसी भी तरह के जातिगत भेदभाव का निषेध होता है, निषेध किया गया। भारत में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने का वाले विभिन्न प्रावधान क्या किए गए, जो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या करते, बनाते, देश बनाते हैं। भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है, पहला बात आता है। भारत का कोई भी राजकीय धर्म नहीं, जैसे पाकिस्तान का इस्लामिक है और श्रीलंका का बौद्धिज्म है, इंग्लैंड का क्रिश्चियनिटी देश आता है। वैसे भारत का कोई भी विशेष धर्म नहीं है। भारत में सभी धर्मों को एक समान महत्व दिया गया है। प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता है, कोई रोक टोक नहीं है। भारतीय संविधान धार्मिक भेदभाव को असंवैधानिक घोषित करते हैं। भारतीय संविधान धार्मिक भेदभाव को असंवैधानिक घोषित करते हैं, यानी गैर कानूनी कार्य। अगला भेद आता है जातिवाद। जातिवाद क्या है? यानी विभिन्न जातियों, विभिन्न लोगों को जातियों में क्या करना, बांटना, जातिवाद है। जातिवाद का मतलब है भाई, जाति के आधार पर लोगों के साथ क्या किया जाए, भेदभाव किया जाता है, वो जातिवाद होता है। वर्ण व्यवस्था, विभिन्न जातीय समूह का समाज में पदानुक्रम। वर्ण व्यवस्था के हिसाब से भारत के अंदर जो वर्ण व्यवस्था चलती थी, उसके हिसाब से भारत का 4 वर्ण थे। पहले नंबर पर ब्राह्मण आते हैं, ब्राह्मण। दूसरे पर आते हैं क्षत्रिय, तीसरे पर आते हैं वैश्य
और चौथे पर आते हैं शूद्र। ब्राह्मण जो होता है जो शिक्षा देने का काम करता है, शिक्षा देने का काम करता था पहले तो वो ब्राह्मण होता था। और क्षत्रिय जो देश की सेवा में लगे हुए हैं वर्तमान के हिसाब से, जो जल सेना, थल सेना, वायु सेना में, पुलिस प्रशासन में लगे हुए हैं, वो हमारे क्षत्रिय हैं। वैसे जितने भी बिजनेसमैन हैं सबके सब वैसे हैं। और शूद्र में वो आते हैं जितने भी सफाई कर्मचारी, सफाई में क्या हुए लगे हुए हैं, राज्य के अंदर सफाई वफाई का क्या कर रखते हैं, ध्यान रखते हैं, कूड़े करकट की सफाई वफाई का ध्यान रखते हैं, नदी नालों की साफ सफाई का क्या करते हैं, ध्यान रखते हैं, वो शूद्र में क्या होते आते हैं। आधुनिक भारत में जाति और वर्ण व्यवस्था के कारण हुए परिवर्तन, आर्थिक विकास बड़े पैमाने पर क्या हुआ, शहरीकरण हुआ, साक्षरता और शिक्षा का विकास हुआ, व्यावसायिक गतिशीलता, गांव में जमींदारों की स्थिति का कमजोर हो जाना। जाति के अंदर राजनीति, देश के किसी भी एक संसदीय चुनाव क्षेत्र में किसी एक जाति के लोगों का बहुमत नहीं है, इसलिए हर पार्टी और उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए एक जाति और एक समुदाय से ज़्यादा लोगों का भरोसा हासिल करना पड़ता है। कोई भी पार्टी एक जाति या समुदाय के सभी लोगों को वोट हासिल नहीं कर सकती। जब लोग किसी जाति विशेष को किसी एक पार्टी का वोट बैंक कहते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि उस जाति का ज़्यादातर लोग उस पार्टी को क्या करते हैं, वोट देते हैं। अगर किसी चुनाव में एक जाति के लोगों का प्रभुत्व माना जा रहा है तो अनेक पार्टियों को उसी जाति का उम्मीदवार खड़ा करने से कोई रोक नहीं सकता। ऐसे में कुछ मतदाताओं के सामने उनकी जाति के एक से ज़्यादा उम्मीदवार होते हैं तो किसी जाति के मतदाताओं के सामने उनकी जाति का ही एक भी उम्मीदवार नहीं होता। हमारे देश में सत्तारूढ़ दल वर्तमान सांसदों और विधायकों को अक्सर हार या समुदायों को साथ लेने की कोशिश करती है। इस तरह उनके बीच संवाद और मेल तोल होता रहता है। राजनीति में नए किस्म के जातिगत गोलाबंदी भी हुई है, जैसे आंगड़ा और पिछड़ा जाति। 2011 के अनुसार भारत में धार्मिक समुदाय की आबादी हिंदू धर्म 79 के आसपास, इस्लाम 14% के, ईसाई धर्म 2%, सिखिज्म 1.7%, बौद्ध 0.7%, जैन 0.4%, अन्य धर्म 0.7% है और कोई धर्म नहीं है जो किसी भी धर्म को नहीं मानते, वो 0.2% के आसपास में देश के अंदर है। राजनीति में जाति, चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं की जातियों का हिसाब ध्यान रखना, समर्थन हासिल करने के लिए जातिगत भावनाओं का क्या करना, उकसाना। भारत के अंदर अक्सर ऐसा होता है कि जाति के हिसाब से नेता खड़ा किया जाता है चुनाव लड़ने के लिए और फिर जाति के हिसाब से लोग अपनी जाति का ही नेता को क्या करते हैं, वोट क्या करते हैं, डालते हैं। तो ये जाति है, राजनीति में जातिगत भेदभाव है। समर्थन हासिल करने के लिए जातिगत भावनाओं को उकसाना। देश के किसी भी एक संसदीय चुनाव क्षेत्र के अंदर संसदीय चुनाव क्षेत्र में किसी एक जाति के लोगों को बहुमत नहीं है। कोई भी पार्टी किसी एक जाति या समुदाय से सभी लोगों का वोट हासिल नहीं कर सकती। राजनीति में जाति, अनुसूचित जाति 16.6% यानी SC कैटेगरी के लोग आते हैं, अनुसूचित जनजाति OBC 8.6%, अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति यानी ST, अनुसूचित जनजाति यानी SC लोग 8.6%, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC 41% के आसपास में है, भारतीय मुसलमान 14.2% के हिसाब से, ईसाई 2.3% की जातियों के रूप में क्या करते हैं, कार्य करते हैं। जब पार्टियां चुनाव के लिए उम्मीदवारों को नाम तय करती हैं तो चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं का जातियों का हिसाब ध्यान में रखती हैं ताकि उन्हें चुनाव जीतने के लिए जरूरी वोट मिल जाए। जब सरकार का गठन किया जाता है तो राजनीतिक दल इस बात का ध्यान रखते हैं कि उसमें विभिन्न जातियों और कबीलों के लोगों को उचित जगह दी जाए। राजनीतिक पार्टियां और उम्मीदवार समर्थन हासिल करने के लिए जातिगत भावनाओं को उकसाते हैं। कुछ दलों को कुछ जातियों के मददगार और प्रतिनिधि के रूप में क्या किया जाता है, देखा जाता है। भारत के अंदर सार्वभौम मताधिकार है। सार्वभौम मताधिकार यानी जो भी 18 साल का हो गया और उसके पास वोटर ID कार्ड है यानी पहचान पत्र है और वोटर लिस्ट में उसका नाम आ गया, वो उसे वोट डालने का क्या है, अधिकार है। एक व्यक्ति को वोट व्यवस्था ने राजनीतिक दलों को विवश किया है कि वे राजनीतिक समर्थन पाने वाले लोगों और गोलाबंद करने के लिए सक्रिय हों। इससे अन्य जातियों के में नई चेतना पैदा हुई है जिन्हें अभी एक तक छोटा या नीच माना जाता था। राजनीति में जाति पर जोर देने के कारण कई बार धारणा बन सकती है कि चुनाव जातियों का खेल है और कुछ नहीं। जाति और राजनीति में जाति का अर्थ है जाति का राजनीतिकरण। राजनीति जाति व्यवस्था और जाति की पहचान को कैसे प्रभावित करती है। प्रत्येक जाति समूह पड़ोसी जातियों या उपजातियों को अपने भीतर समाहित करके बड़ा बनाने का प्रयास करता है, जिन्हें
पहले उससे इससे बाहर रखा गया था। अन्य जातियों को साथ गठबंधन प्रवेश करने के लिए जाति समूह की आवश्यकता होती है। राजनीतिक क्षेत्र में नए तरह के जातियों के समूह जैसे पिछड़े अगड़े जाति समूह आ गए हैं। जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे तय नहीं किए जा सकते। कारण क्या है, क्यों नहीं किए जा सकते भाई? मतदाताओं में जागरूकता कई बार मतदाता जातीय भावना से ऊपर उठ करके मतदान करते हैं। मतदाताओं द्वारा अपने आर्थिक हितों और राजनीतिक दलों को प्राथमिकता किसी एक संसदीय क्षेत्र में किसी एक जाति के लोगों को बहुमत न होना है। मतदाताओं द्वारा विभिन्न आधारों पर मतदान करना है। जाति पर विशेष ध्यान देने से राजनीति में नकारात्मकता परिणाम आता है। अगर किसी एक विशेष जाति पर ध्यान दिया जाए तो राजनीति में नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। या गरीबी, विकास और भ्रष्टाचार जैसे अन्य महत्व के मुद्दों से ध्यान हटा सकता है। जातीय विभाजन से तनाव, संघर्ष, यहाँ तक कि हिंसा भी हो सकती है। जातिगत असमानता, जाति के आधार पर आर्थिक विषमता अभी भी देखने को मिलती है। ऊंची जाति के लोग सामान्यतः संपन्न होते हैं, पिछड़ी जाति के लोग बीच में आते हैं और दलित जाति, आदिवासी लोग ये काफ़ी ज़्यादा गरीब पाए जाते हैं। सबसे निम्न जातियों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा है। लिंग और धर्म आधारित विभाजन तो दुनिया भर में है, पर जाति के आधार पर विभाजन सिर्फ भारत में देखने को मिलता है। जाति व्यवस्था एक अतिवादी अस्थायी रूप है। इसका पेशा के वंशानुगत विभाजन के रीति रिवाजों पर मान्यता प्राप्त होती है और उन्हें एक अलग सामाजिक समुदाय के रूप में देखा जाता है। अनुसूचित जातियाँ ये वो जातियाँ जो हिंदू सामाजिक व्यवस्था में उच्च जातियों से अलग हैं और अछूत मानी जाती हैं तथा जिनका अपेक्षित विकास नहीं हुआ। अनुसूचित जातियों का प्रतिशत लगभग 16.2% के आसपास भारत में है। अनुसूचित जनजातियाँ ऐसा समझा जो साधारणतः पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में रहते हैं और जिनका बाकी समाज से अधिक मेलजोल नहीं है, साथ ही उनका विकास नहीं हुआ। अनुसूचित जनजातियों को प्रतिशत 8.2%। भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं जारी है। आज भी हमारे देश में कुछ जातियों के साथ अछूत जैसे बर्ताव किए जाते हैं। आज भी अधिकतर लोग अपनी जाति या कबीले में ही क्या करते हैं, विवाह करते हैं। कुछ जातियां अधिक उन्नत है तो कुछ खास जातियां अत्यधिक पिछड़ी हुई हैं। कुछ जातियों का अभी भी शोषण हो रहा है। चुनाव अथवा मंत्रिमंडल के गठन में जातीय समीकरण को ध्यान में रखना चाहिए। समाज का काम के आधार पर वर्णन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण वेदों का अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ करना। क्षत्रिय युद्ध करना, लोगों की रक्षा करना। वैश्य कृषक, पशुपालक और व्यापारी। शूद्र तीनों वर्णों की क्या करना, सेवा करना। गुण, कर्म और व्यवसाय पर आधारित समाज का 4 मुख्य वर्णों में बांटा गया वर्ण व्यवस्था। अन्य जाति समूहों में भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा पर आधारित है। जातियों के साथ छुआछूत का व्यवहार किया जाता है। ज्योतिबा फूले, डॉक्टर अंबेडकर, पेरियार स्वामी जैसे राजनेताओं और सामाजिक सुधारकों ने जातिगत भेदभाव को मुक्त समाज व्यवस्था बनाने की बात की है और उनके लिए काम भी किया है। 2000 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति 16.6%, अनुसूचित जनजाति 8.6% है। संविधान में पहली सूची 22 राज्यों में 744 जनजातियों की सूचीबद्ध करता है। भारत की स्वतंत्रता के बाद अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण का दर्जा दिया गया। राजनीतिक प्रतिनिधित्व की गारंटी दी गई।